हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। तो उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। और बेसिकली यार, हमने लास्ट लेक्चर में अपना वेक्टर्स एंड कैलकुलस कंप्लीट कर लिया था। मैंने कहा था कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट चैप्टर से, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एंड आज होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1। और ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, काफी बढ़िया लेक्चर होगा। और अब बेसिकली हमारी एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक्चुअल फिजिक्स थी ही नहीं, वो हमारे लिए एक बेसिकली फिजिक्स में इस्तेमाल करने वाले हथियार थे, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे फिजिक्स में। हकीकत वाली जो फिजिक्स है वो तो अब स्टार्ट होगी, क्योंकि मजा तो अब आएगा भाई, बहुत तगड़ा मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस मैं कम कर देता हूँ। आई गेस इतना काफी है। तो बहुत प्यारा लेक्चर है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मुझे आपके 5 मिनट चाहिए। एक छोटी सी बात आपको बता दूं। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप, और मैंने आपको बताया था एक बी वेक्टर होगा दैट इज बी एक्स आई कैप, ओके सर, दैट इज बी वाई जे कैप, ठीक है, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हमारे पास इस प्रकार से अगर मेरे भाई दो वेक्टर हैं, अगर मैं बोलूं ए एक्स अपॉन में बी एक्स का रेशियो बराबर आ रहा है ए वाई अपॉन में बी वाई के रेशियो के, और ये बराबर आ रहा है ए जेड अपॉन में बी जेड के रेशियो के, और ये बराबर आ रहे हैं एन के। तो मैंने सिखाया था कि सर अगर ये एन आपका पॉजिटिव होगा तो, और अगर ये एन आपका नेगेटिव होगा तो क्या होगा। अगर एन पॉजिटिव होगा तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, और अगर एन नेगेटिव होगा दोनों वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होंगे। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एक बार पंखा चला देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब मुझे आपको एक छोटी सी बात और बतानी है। याद रखना, अगर मैं आपसे बोल दूं कि हमारे पास ए वेक्टर है, मैंने कहा हाँ सर, और ए वेक्टर बराबर है, ठीक है, अल्फा टाइम्स बी वेक्टर के, ठीक है, ए वेक्टर बराबर है अल्फा टाइम्स बी वेक्टर के, ठीक है। याद रखना कि अगर ए वेक्टर बराबर है अल्फा टाइम्स बी वेक्टर के, ठीक है, और यहां पर बेसिकली क्या है, अगर अल्फा अल्फा बेसिकली क्या है, अल्फा कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कोई कांस्टेंट है अल्फा। अगर मेरा अल्फा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, और अगर अल्फा मेरा नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि सर हमारे पास ए वेक्टर है, दैट इज ए वेक्टर बराबर अल्फा टाइम्स बी वेक्टर। अगर अगर लेमडा क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, ये लेमडा है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। लेमडा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, सॉरी मेरे मुंह से अल्फा निकल गया था, दैट इज नॉट अल्फा, ये लेमडा का साइन होता है। लेमडा अगर पॉजिटिव है तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, लेमडा अगर नेगेटिव है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। इस पर मुझे सवाल कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही इस पे काफी सवाल खुद ही क्रिएट कर सकते हो। जैसे जैसे लेट सपोज ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप, मैंने कहा हाँ सर, और मैंने बोल दिया बी वेक्टर है, क्या है बी वेक्टर, बी वेक्टर है -2 आई कैप -2 जे कैप। तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है सर, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है -1 टाइम्स बी वेक्टर, है ना। ए वेक्टर -1 टाइम्स बी वेक्टर है, तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है ये लेमडा क्या है मेरे भाई, लेमडा नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है यहाँ पे, एंटी पैरेलल है। ऐसे काफी सारे सवाल बेसिकली आप खुद से बना के कर सकते हो। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका भी फ्यूचर में कभी यूज हो सकता है, ठीक है। और ये बात तो है ही भाई, ये बात तो है ही काम की। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत मजेदार चैप्टर है, बस नोट करो पहले। मेरे भाई, मैं अगर आपके सामने केस रखूं, मैंने कहा क्या केस रखूं, मैं आपके सामने ये केस रखूं कि लेट सपोज आप एक गाड़ी में जा रहे हो, मैंने कहा आपके गाड़ी के आगे कोई बैठी है या कोई बैठा है, कोई लड़का लड़की कोई भी बैठा है, और वो भी आपके साथ गाड़ी में मूव कर रहा है। मैंने कहा बहुत शानदार। अब बाहर है आपका एक दोस्त, समझना, गाड़ी में आप बैठे हो और आपकी कोई दोस्त बैठी है, और बाहर एक आपका कोई दूसरा बंदा है या कोई दूसरा पर्सन है जो बाहर है। अच्छा, जब आप गाड़ी में बैठे हो, आप उस लड़की को देख रहे हो जो कि आपके बगल वाली सीट पे बैठी है, और आपकी गाड़ी रोज ऐसे स्पीड में हाईवे पे चल रही है। मैंने कहा हाँ सर। तो वो लड़की को जब आप बगल में देखोगे बैठे हुए, तो वो लड़की आपको रेस्ट पे दिखेगी या मोशन पे दिखेगी, रेस्ट पे दिखेगी। मैंने कहा रेस्ट पे क्यों दिखेगी, अरे सर गाड़ी के अंदर वो लड़की उछल कूद थोड़ी ना कर रही है, वो तो सीट बेल्ट बांध के शांति से बैठी है, ठीक है, फोन चला रही है, अपना इंस्टाग्राम चला रही है, तो मतलब वो शांति से बैठी है, तो वो लड़की आपको रेस्ट पे दिखेगी। लेकिन वो जो तीसरा पर्सन बाहर बैठा है, जब वो उस लड़की को ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या बोलेगा, बाहर वाला बंदा, अरे यार लड़की तो लग रहा है मोशन कर रही है। मैंने कहा कैसे यार, हैं, अब एक गाड़ी आगे जा रही है, गाड़ी में लड़की है, तो लड़की भी तो ओवरऑल आगे ही जा रही है ना। हाँ, तो बाहर वाले पर्सन को वो लड़की मोशन में दिख रही है, और तुम्हें वो लड़की रेस्ट पे दिख रही है। तो यार ये पंगा क्या है, किसी के लिए मोशन में, किसी के लिए रेस्ट में, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल हकीकत में क्या बात हो रही है। तो यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है।
तो आंसर है कि हकीकत में दोनों बातें हो रही हैं, मतलब वो लड़की मोशन में भी है, वो लड़की रेस्ट पे भी है। ये कैसे हो सकता है, यही चीज समझेंगे। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग डालो, दैट इज मोशन क्या होता है। सबसे पहले अपनी हेडिंग डालो, दैट इज मोशन क्या होता है। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट मी फिक्स इट, जस्ट 2 मिनट दे दो यार। हाँ, आएगा सबसे में। तो अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं मोशन क्या होता है, बिकॉज मोशन से ही हमें फील आएगी एक्चुअल में है क्या। मैंने कहा समझ, मोशन क्या होता है। मोशन होता है वक्त के रिस्पेक्ट में, वक्त के हिसाब से पार्टिकल की पोजीशन का बदलना, दैट इज कॉल्ड मोशन। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं। तो मोशन क्या है, मोशन है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वक्त के हिसाब से, वक्त के रिस्पेक्ट में अगर आपकी पोजीशन बदल रही है तो हम बोल देंगे कि सर वो बॉडी किसमें है मेरे भाई, मोशन में है। अच्छा, अब अगली बात क्या है कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट मतलब होता है यार, वो मत नहीं दिखाने की जरूरत है। रेस्ट आपको पता है, अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो वो रेस्ट पे है। मैंने कहा जैसे ये मेरे हाथ में एक पार्टिकल है, ये रुका हुआ है, ये रेस्ट पे है। मैंने इसको एक मिनट बाद देखा, अभी भी रुका हुआ है, अभी भी रेस्ट पे। 2 मिनट बाद देखा, अभी भी रुका हुआ है, अभी भी रेस्ट पे। 4 मिनट बाद देखा, अभी भी रुका हुआ है, अभी भी रेस्ट पे। 100 करोड़ साल बाद देखा, तब भी ये रुका हुआ है, मतलब अभी भी ये रेस्ट पे है। तो अगर वक्त के हिसाब से किसी पार्टिकल की पोजीशन नहीं बदलेगी तो वो रेस्ट पे होगा। वक्त के हिसाब से का क्या मतलब है, वक्त के बीतने के साथ। मैंने कहा हाँ यार, अच्छा मोशन क्या होगा, अगर वक्त के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को बदल रहा है, दैट इज कॉल्ड मोशन। मतलब वो मोशन में कब होगा, जब वो वक्त के हिसाब से अपनी पोजीशन को बेसिकली क्या कर रहा होगा, बदल रहा होगा। अच्छा, इसका मतलब वक्त के हिसाब से अगर कोई पार्टिकल पोजीशन बदल रहा है तो वो मोशन में है। वक्त के हिसाब से अगर उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है तो वो रेस्ट पे है। ठीक है, तब वो क्या है मेरे भाई, रेस्ट पे है। मैंने कहा ठीक है सर, इतना तो मुझे क्लियर हो गया। मैंने गलती से एक्सपोजर ऑन कर दिया था, अभी ऑफ कर दिया। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एक पॉइंट होता है दैट इज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोई पार्टिकल किसी बॉडी के लिए तो रेस्ट पे हो सकता है, लेकिन कोई पार्टिकल किसी दूसरे बॉडी के लिए मोशन में हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ, कोई पार्टिकल किसी बॉडी के लिए रेस्ट पे हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे बॉडी के लिए वो क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है। लेट फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, मैंने कहा क्या बोल दूं मेरे भाई, मान लो कि ये एक गाड़ी है। मैंने कहा ठीक है, और ये बढ़िया रोड पे चल रही है। ठीक है, हाँ, थोड़ा इसके टायर बड़ा कर देता हूँ, वरना लगेगा हवा में उड़ रही है। अब क्या है कि यहाँ पे रात का समय है, ये ऐसे हॉर्न लाइट जल रही है। ठीक है, रात का समय में बना देता हूँ। ठीक है, हाँ। है क्या कि आगे अपना ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग कर रहा है, ये स्टेयरिंग है और ये ड्राइवर ने ऐसे ड्राइविंग वाइविंग कर रहा है। वो मैंने बनाया नहीं, बस तुम समझ जाओ। इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे चल रही है। मैंने कहा यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है पिक्चर। ये बैठा एक लड़का और ये बैठी एक लड़की। ठीक है, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है। मुझे पता है ये चीज आपको दिख नहीं रही होगी। ठीक है, मुझे लग रहा है ये चीज आपको दिख नहीं रही होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मैंने कहा तो ये लड़का, ये लड़की, ये जो है ना, ये लड़की है। आगे वाला क्या है, लड़का है। आगे वाला क्या है, लड़का है। ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा समझ, अगर मान लो एक बंदा यहाँ पे है, तो जब ये वाला बंदा इसने टोपी वोपी पहनी है, जब ये वाला बंदा इस लड़की को घूरेगा, ठीक है, और ये गाड़ी आगे किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो जब ये वाला बंदा इस लड़की को घूमेगा, घूरेगा घूरेगा, जब ये वाला पर्सन इस लड़की को ताड़ रहा है, तो ये गाड़ी तो आगे जा रही है। अब क्यों ताड़ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, बस ताड़ रहा है। ठीक है, उसकी आंखें हैं और इसकी जो आंखों के तीर हैं वो इस लड़की की आंखों में जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, जब ये इस लड़की को ताड़ रहा है तो उसको तो ये लड़की मोशन में दिखेगी, लेकिन जब ये बगल वाला बंदा जो थोड़ा शरीफ है, जब ये पीछे मुड़ के इस लड़की को देख रहा है, तब तो यार इसको ये गाड़ी में ही बैठी हुई दिख रही है। इसका मतलब इस वाले बंदे के लिए ये लड़की रेस्ट पे है। तो क्या बोल रहा हूं कि ये जो इस वाले ये वाला बंदा है, इसके लिए लड़की लड़की रेस्ट पे है। ठीक है, ये बोल रहा है कि लड़की रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन ये वाला क्या बोल रहा है कि लड़की मोशन में है। ओके, इसका मतलब कि इस वाले बंदे के लिए लड़की रेस्ट पे है, लेकिन इस वाले बंदे के लिए लड़की मोशन में है। इसका मतलब कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स है। इसका मतलब कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स मतलब हो गया किसी के लिए कोई चीज रेस्ट पे हो सकती है, तो किसी दूसरे के लिए कोई चीज मोशन में हो सकती है। तो उसी हिसाब से आप एक और तरीके से समझ सकते हो। मैंने कहा क्या, मैंने कहा यार अब इस चीज को, ये वाले एग्जांपल के बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे देखो आप,
ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कि मान लो मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम वायग्राम बना के। डिंग 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 डिंग, ठीक है, इस तरीके से। और ये एक गाड़ी है, ठीक है, जो कि आगे जा रही है। इस गाड़ी में एक बंदा बैठा है, मैंने कहा हाँ। और यहाँ डिंग 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 डिंग, एक अंकल बैठे हैं, ये इस तरीके से ऐसे, और अंकल के दो बाल भी हैं। समझना, ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी जा रही है आगे की ओर, मैंने कहा यहाँ एक लड़का है और यहाँ पेड़ है। तो एक बात बता मुझे, ठीक है, जब ये गाड़ी एक टाइम पे यहाँ पे थी, ठीक है, जब ये गाड़ी एक टाइम पे यहाँ पे थी, तो वो ऐसे आगे मूव कर रही थी, कर रही थी, कर रही थी, कर रही थी, और ऐसे वो आगे बढ़ती जा रही है। तो गाड़ी का जो ड्राइवर है, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, उसको ये पेड़ क्या पीछे जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है। मैंने कहा हाँ सर। तो यानी कि इस गाड़ी के ड्राइवर के लिए क्या मैं बोल दूं कि ये पेड़ मोशन में, मैंने कहा बहुत शानदार। लेकिन क्या ये जो आदमी बाहर खड़ा है, जिसकी दो चोटी बनाई है मैंने, ठीक है, अगर ये आदमी इस पेड़ को देखेगा तो इस आदमी को तो ये पेड़ रेस्ट पे दिखेगा ना। मैंने कहा क्यों, क्योंकि यार ये वही बात होगी ना कि मैं पार्क में खड़ा हूँ, पार्क के बगल में एक पेड़ है, मैं उस पेड़ को ताड़ रहा हूँ, तो क्या वो मुझे रेस्ट पे दिखेगा? बोले हाँ सर, रेस्ट पे दिखेगा। लेकिन इस आदमी को गौर से देखो, ये आदमी क्या बोलेगा, साला मेरी गाड़ी तो आगे जा रही है और मुझे तो ये पेड़ मूव करता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ और गाड़ी, वो पेड़ मुझे पीछे जाता हुआ दिख रहा है। तो इस आदमी के लिए ये पेड़ किसमें है? रेस्ट में है। लेकिन इस आदमी के लिए पेड़ क्या है? मोशन में। तो बस वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं तब पे कि रेस्ट और मोशन होती है रिलेटिव टर्म्स। मतलब कोई बॉडी किसी के लिए रेस्ट पे हो सकती है, किसी के लिए मोशन में हो सकती है, डिपेंड करता है फ्रेम पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि किस रेफरेंस से आप फ्रेम यानी कि देख रहे हो, मतलब किस जगह से आप देख रहे हो। जैसे इस बंदे के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसकी गाड़ी हो गई, इस बंदे के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जमीन हो गई। तो अगर जमीन से देखेगा तो जमीन की रिस्पेक्ट में ये पेड़ इसको रेस्ट पे दिखेगा। लेकिन इस बंदे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? गाड़ी है। तो जब ये गाड़ी से देखेगा तो ये पेड़ इसको मोशन करता हुआ दिखेगा। उम्मीद है मैं आपको पका नहीं रहा हूँ, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई अगला टॉपिक आता है, एंड मैं एक चीज बता दूं, प्योरली प्योरली मैं आपको बोल रहा हूँ, प्योरली फॉर जेई मेंस एंड नीट होगा ये वाला लेक्चर। ठीक है, मतलब मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं प्योरली जेई मेंस और नीट लेवल के होंगे। अगर कोई बच्चा बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा है, वो इनको देख रहा है, उसको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लेगा। अरे नॉर्मल सी बात है, अगर तुम जेई नीट का समझ ले रहे हो तो बोर्ड तो यार बच्चों वाली चीज है ना। अब देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं। हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। बोले अगला टॉपिक क्या है? मैंने कहा अगला टॉपिक है डिस्टेंस। सर डिस्टेंस तो बचपन से ही पढ़ा है। मैंने कहा हाँ। तो डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस होता है एक्चुअली, सच्ची मुच्ची में आपने कितना चला है। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, कि बॉडी ने सच्ची मुच्ची में कितना चला है, सच्ची मुच्ची में कितना पाथ कवर किया है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। मैंने कहा हाँ। अच्छा, ओके, अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मतलब ये रहा मेरा होम और ये रहा मेरा स्कूल। ऑल्दो मैं स्कूल नहीं जाता, लेकिन हाँ ये होम है, ये स्कूल है। अरे भाई कब की कंप्लीट कर चुका हूँ स्कूल। ये स्कूल है, ये होम है। मैंने कहा हाँ, ठीक है। छोटा छोटा सा क्यों बना रहा हूं मैं? अब समझ। एक बच्चा है जिसका नाम है, क्लास का टॉपर है वो, उसका नाम है गोलू। ठीक है, तो जो गोलू है, गोलू जी, गोलू, तो गोलू का आदत है स्कूल सही रास्ते से जाना। तो गोलू क्या कर रहा है? सीधे जा रहे हैं स्कूल। ठीक है, सीधे स्कूल जा रहे हैं, ना गुटखा खरीदने जा रहे हैं ना पान मसाला, सीधे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक लड़का है जिसका नाम है पंकज टी। ठीक है, ये क्लास का सबसे शरारती बच्चा है। ठीक है, ये सीधे नहीं जाता, इसको गुटखा खाने की आदत है। अरे अरे मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको गुटखा खाने की आदत है, पान मसाला का ऐड करना है इसे फ्यूचर में। तो ये क्या करता है? ये सीधा स्कूल नहीं जाता है, ये स्कूल जाता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये रही इसकी पान मसाले की दुकान, यहाँ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली वो पान मसाला खा के थूक देगा। ठीक है, जो भी उसके मुंह में पान मसाला थूक देगा, और फिर फाइनली वो यहाँ से स्कूल चला जाएगा। ओके, ओके, समझ में आ गया। तो इसका मतलब गोलू तो बहुत टॉपर बच्चा है, वो सीधे स्कूल गया। लेकिन जो पंकज है वो थोड़ा सीधा लड़का नहीं है। ठीक है, थोड़ा आवारागर्दी भी करता है वो कभी कभी। ठीक है, वैसे तो सीधा है लेकिन दिल से, दिल उसका अच्छा है, वो ऐसे बुरा नहीं है, बस थोड़ा उसकी हरकतें छपरियों वाली है। मैंने कहा तो जो पंकज है, पंकज क्या कर रहे हैं? पंकज इस प्रकार से मूव कर रहे हैं। बोले हाँ यार, तो इसका मतलब क्या है? गोलू सीधे जा रहा है, पंकज आवारागर्दी करते हुए जा रहा है। लेकिन पंकज अगर एक बात बता, गोलू के घर से, ठीक है, और स्कूल तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैं बोल दूं वो 1 किलोमीटर है, मैंने कहा तो गोलू कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय गोलू। तो मेरे भाई गोलू कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? आप बोलोगे 1 किलोमीटर। क्यों?
क्योंकि 1 किलोमीटर। अब जिस बिल्डिंग में गोलू रहता है उसी बिल्डिंग में पंकज भी रहता है, ठीक है, ऐसे समझ लो वो बिल्डिंग पंकज की है, तभी थोड़ा लोफर है क्योंकि उसे पता है उसको घर वर बनवाना नहीं है, बाप के पैसे हैं, बाप के पैसे उड़ाएगा, तो बस इसीलिए पंकज थोड़ी आवारागर्दी जाता है। लेकिन गोलू थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से, वो मेहनत करके कुछ बनेगा फ्यूचर में, मैंने कहा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पंकज अगर मैं पूछूं कितने है, कि मेरे भाई पंकज ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, गौर से समझना, बहुत प्यारा सा समझा रहा हूँ यार, पंकज ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पंकज भी उसी बिल्डिंग में रहता था, स्कूल भी उतना ही दूर था, दोनों सेम स्कूल में थे, तो सर ये भी 1 किलोमीटर होगा, तो जिसने ये बोला वो है गलत, क्योंकि यार पंकज 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं रहा है, ठीक है, पंकज तो ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पूरा, पहले वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर ये गुटखे की दुकान से, फिर ये थूकने वाली जगह, और फिर फाइनली वो ये, तो उसने ये सारा डिस्टेंस कवर किया है। तो मान लो ये सारा डिस्टेंस कवर करके हो जाता है हमारे पास 3 किलोमीटर, ठीक है, तो यानी कि पंकज ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो होता है 3 किलोमीटर। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि हकीकत में उस बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो होता है डिस्टेंस, ठीक है, इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप डिस्टेंस नहीं होता है, हकीकत में वो कितना चला है वो होता है डिस्टेंस। बोले अच्छा ये बंदा है, ये फंडा है डिस्टेंस का। बोले हाँ। अब डिस्टेंस के बारे में कुछ बातें, क्या बातें, जैसे कुछ बातें हैं जो मुझे आपको डिस्टेंस के बारे में बताना है। क्या? सबसे पहला, डिस्टेंस जो होगा वो कभी नेगेटिव और जीरो नहीं होता। क्या बोला मैंने? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होता। ये सारे पॉइंट करा रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि कुछ मिस कर रहा हूं भाई, प्योरली प्योरली बोल दिया है ना, जब बढ़िया लेवल का कंटेंट है तो बस आप सब कुछ देखो, सब कुछ कवर कराएंगे। डिस्टेंस कभी नेगेटिव और जीरो नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल, अब ये रहा हमारा स्कूल और ये रहा हमारा, और ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये हमारा स्कूल और ये रहा हमारा होम। अब क्या है, गोलू जो है अगर 2 किलोमीटर, सॉरी स्कूल तो 1 किलोमीटर था ना, गोलू के घर और स्कूल की दूरी थी 1 किलोमीटर। अब गोलू क्या कर रहा है, गोलू बेसिकली स्कूल से घर की तरफ वापस आ रहे हैं। तो अब आप ऐसा मत बोलो कि गोलू ने जो डिस्टेंस कवर किया वो -1 किलोमीटर होगा। मैंने कहा -1 क्यों बोला, क्योंकि सर ये ना अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। नहीं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता कि मान लो गोलू होम से स्कूल गया फिर वापस यहीं आ गया, तो सर शुरू में भी यही था और फाइनली स्कूल से आके भी यहीं पे आ गया, तो सर उसने डिस्टेंस तो चला नहीं। ऐसा नहीं होता भाई, जाने का भी डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, आने का भी डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। बोले अच्छा ये बात है, हाँ। अच्छा डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट अभी पढ़ा है नहीं तो उसके बारे में क्यों पूछ रहा है, ठीक है हाँ सर। तो हमारे पास ये हो गया कंसेप्ट, बोलो इतना क्लियर है, मैंने कहा। अब उसके बाद क्या है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे भाई, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस क्या कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। भाई डिस्टेंस जीरो होने का मतलब समझ रहे क्या है? मतलब तूने चला ही नहीं है, ठीक है, तू यहां था और तू अभी भी यहां पे ही है, मतलब तू इस जगह को बदल ही नहीं रहा, पोजीशन अपनी चेंज ही नहीं कर रहा, इसका मतलब तूने चला ही नहीं है। चला ही नहीं है तो डिस्टेंस के बारे में बात ही क्या करनी, डिस्टेंस के बारे में तो बात ही नहीं होगी ना, बिकॉज तूने चला ही नहीं है। ओके, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगला पॉइंट, डिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, कांट बी डिक्रीजिंग। डिस्टेंस मेरे ये चारों पॉइंट होने चाहिए आपके नोट्स में। ये गोलू पंकज वाली कहानी तो आप अपने हिसाब से नोट करना चाहो कर लेना, लेकिन ये पॉइंट होनी चाहिए आपके दिमाग में। डिस्टेंस रटना नहीं है, सबसे पहली बात, रटना कुछ नहीं है। डिस्टेंस इंक्रीजिंग होता है। डिस्टेंस इंक्रीजिंग होने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से यहाँ गया, तो मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लो ये मेरा ओरिजिन था, मैं थोड़ी दूर गया, ठीक है, दूध दूध लेने, ठीक है, मदर डेयरी की दुकान पे गया 5 किलोमीटर दूर, तो मैंने डिस्टेंस 5 किलोमीटर का कवर किया। अब मुझे यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ तो मेरे भाई वो तो पॉजिटिव होगा ना, तो वो तो बढ़ रहा है ना। देख, पहले मैं 1 किलोमीटर गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज होता है। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैं दूध से जब वापस आ रहा हूँ तो मेरा डिस्टेंस कम होता जा रहा है, 5 से फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा नहीं होता भाई। डिस्टेंस इंक्रीज करता है ऑलवेज। 5 गए तो आने के 5 माइनस नहीं होंगे, आने के भी 5 जुड़ जाएंगे, तो ओवरऑल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तूने चला है। ओके, इसका मतलब डिस्टेंस इंक्रीजिंग होता है। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है सर, डिस्टेंस क्या नहीं हो सकता, कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता। डिस्टेंस आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ। कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो ये पाथ पे डिपेंड करेगा।
पाथ मतलब रास्ते पे डिपेंड करेगा। अच्छा, रास्ते पे डिपेंड करेगा, क्या क्या मतलब हो गया इसका? ये मतलब हो गया कि अगर है ये ए पॉइंट, अगर है ये बी पॉइंट, तो अगर आप सीधे जाओगे तो इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, अगर आप ऐसे आओगे तो इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, अगर आप ऐसे आओगे तो इसका डिस्टेंस कुछ और होगा। ये डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा मेरे भाई? रास्ते पे डिपेंड करेगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी, नोट कर लो। तो अब अगला टॉपिक आता है हमारे सामने, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट गैप होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जाता है चेंज इन पोजीशन। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, पोजीशन का बदलना, पोजीशन वेक्टर का बदलना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब सर ये कि अगर मैं आपको बोलूं पोजीशन वेक्टर जो होता है ना, इधर आप वेक्टर भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डी जो होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि बराबर होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे? आर है हमारा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब आपके मन में आएगा, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पोजीशन वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ऐसे ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी कि डेल्टा आर, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ये है क्या? बेसिकली मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो ए से बी जाने के इनफाइनाइट रास्ते हैं। कोई बंदा ऐसे जाएगा, कोई बंदा ऐसे जाएगा, और कोई बंदा सीधे चला जाएगा। तो ए से बी जाने का जो सबसे छोटा रास्ता है वही चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर? उसके लिए आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, ए पॉइंट के, बी पॉइंट के, और उन दोनों को घटा के चेंज इन पोजीशन वेक्टर आएगा। अच्छा, ए और बी, अच्छा वो अभी हम देखेंगे कैसे आएगा। ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, या थर्ड वाली? ये थर्ड वाली, ये सेकंड वाली, फर्स्ट वाली। तो आप बोलोगे सर सेकंड वाली जो डिस्टेंस है वो ए और बी के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस है, तो हम बोल देंगे कि सेकंड वाली डिस्टेंस हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, सेकंड वाली डिस्टेंस हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ओके, ये वाली डिस्टेंस ही हमारी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटा, दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा हाँ, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जाता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर से। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है, मैंने कहा हाँ। सेकंड पॉइंट, इट कैन बी नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। इट कैन बी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये बातें हैं जो डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी हैं। सर ये नेगेटिव कब होगा? सर ये जीरो कब होगा? सर ये पॉजिटिव कब होगा? मैंने कहा बताता हूँ, देखो। अगर मैं बोल दूं मेरे भाई ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, अब क्या है, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है, ए और बी। अब क्या है मेरे भाई, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ए और बी के बीच की जो दूरी है, लेट सपोज ये दूरी मैं बोल दूं ये है 5 किलोमीटर की। तो आपने क्या किया, ए को, ए से बी आप सीधे ऐसे चले गए, इस प्रकार से आप क्या करें, ए से बी आप ऐसे स्ट्रेट चले गए। तो इस केस में आपने कितना चला है? 5 किलोमीटर चला है। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि ए से बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर। इनफैक्ट आपका डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है, क्योंकि डिस्टेंस क्या था, हकीकत में कितना चले, तो हकीकत में भी तो इतना ही चले हो ना, 5 ही चले हो ना। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपका 5 हो जाएगा इस वाले एग्जांपल में। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, इस केस में अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कितना होगा तो 5, इस केस में अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो वो भी होगा 5। ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हो ना, ए से बी पॉइंट पे बिल्कुल सीधा जा रहे हो, तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। हकीकत में भी आप 5 किलोमीटर ही चले हो, और यहाँ से यहाँ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आ गए, मैंने कहा। अच्छा, अब आपका मोड चेंज हो गया। आपने क्या किया, अब आप बी से ए पे आ रहे हो, मतलब अब आप क्या कर रहे हो कि बी से ए पे आ रहे हो, इस प्रकार से। मतलब पहले आप ए से बी गए, डिंग 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 डिंग, और फिर आप उल्टा आ रहे हो, डिंग 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 डिंग, मतलब इस बार आप बी से ए आ रहे हो। तो अगर मैं डिस्टेंस पूछूं अब का, तो अब आप क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इस केस में?
टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो आप बोलोगे कि सर 5 गए 5 आए तो 10 हो गया। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं दूसरा सवाल कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो आप क्या बोलोगे, सर 5 आगे की ओर गए। मैंने कहा अच्छा, आगे की ओर गए। मैंने आपको आई कैप जे कैप सिखाया था, वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो अभी उसको छोड़ो, अभी वो लाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों क्यों समझना, आप 5 किलोमीटर आगे गए, मैंने कहा फिर 5 किलोमीटर पीछे आए। जब आप पीछे आओगे ना, तो आप चलोगे 5 नहीं, आप -5 चलोगे, तो 5 और -5 मिलकर के 0 हो गया। बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल डिस्टेंस 10। मैंने कहा क्यों, क्योंकि आप इसको ऐसे समझो कि आप इस पॉइंट पे थे, ठीक है, इस पॉइंट पे थे, हाँ, और इस पॉइंट से फिर आप चले 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 चले, ठीक है, और फिर आप वापस इसी पॉइंट पे आ गए। मतलब इसी पॉइंट से शुरू, इसी पॉइंट पे खत्म, यहीं से पिक्चर शुरू हुई, यहीं पे पिक्चर खत्म हो गई। तो अभी आप यहाँ पे हो, बाद में भी आप यहाँ पे भी हो, मतलब आपकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन पहले भी यही थी और पूरी पिक्चर खत्म होने के बाद फाइनल पोजीशन भी आपकी यही है, तो पोजीशन वेक्टर में चेंज कितना हो गया, 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ओके, ये कहानी है डिस्प्लेसमेंट की। मैंने कहा अब चेंज इन पोजीशन वेक्टर वाले कंसेप्ट को समझते हैं, पहले इतना नोट कर। अगर मैं आपको एक सवाल दूं, मैंने कहा शुरुआत में पार्टिकल ए पॉइंट पे था, बाद में पार्टिकल बी पॉइंट पे गया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 2, 3, 4 और इसके कोऑर्डिनेट है 5, 7, 9। ठीक है, तो शुरुआत में पार्टिकल ए पे था, बाद में पार्टिकल बी पे गया। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। DIS, डिस्प्लेसमेंट पूरा लिख लेता हूँ, चलो, DIS PLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सर आपने सिखाया था, डिस्प्लेसमेंट डी होता है, जो कि बराबर होता है चेंज विद पोजीशन वेक्टर के, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल की, है ना, यही तो सिखाया था आपने कि डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर के बराबर। अब सवाल यहाँ पे ये आता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर कैसे निकालें, तो याद रखना चेंज इन पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ आपको निकाल दे रहा हूँ। चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सर वो तो पता है, लेकिन होगा कितना वो बताओ। मैंने कहा देख, फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनली वो बी पॉइंट पे था, मैंने कहा हाँ, शुरुआत में वो ए पॉइंट पे था, मैंने कहा बहुत शानदार। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर देख, एक्स में पहले बाद में वो कितना है 5, और पहले एक्स में कितना था 2, बाद में वो वाई में कितना है 7, पहले वाई में कितना था 3, बाद में वो जेड में कितना है 9, पहले जेड में कितना था 4। तो यानी कि 5 - 2, एक्स वाले को फाइनल एक्स को फाइनल इनिशियल एक्स से माइनस करो, फाइनल वाई को इनिशियल वाई से, फाइनल जेड को इनिशियल जेड। तो 5 में से 2 माइनस कर दो 3 आई कैप प्लस 7 में से 3 माइनस कर दो 4 जे कैप प्लस 9 में से 4 माइनस कर दो 5 के कैप। तो ये आ गया हमारा चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 5 के कैप। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक और सवाल से समझाता हूँ आपको, एक और सवाल मैं यहाँ बढ़िया नोट करके लाया था इस सवाल को। तो ये पहला सवाल हो गया। एक दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है कि पार्टिकल जो है इनिशियली यहाँ पे था, और इस बार पार्टिकल जो है वो पीछे की ओर आया है, और फाइनली पार्टिकल जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट है -5, 0, 0, और शुरुआत वाले कोऑर्डिनेट थे 0, 0, 0। ठीक है, तो इस केस में वो बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है, तो फाइनली वो यहाँ पे आ गया ना। हाँ, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर -5 में से 0 माइनस कर दो, समझना गौर से। सही कर रहा हूँ, या क्वेश्चन को शायद यही था। तो -5, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो 0, और ये पूरा आई कैप में चलेगा, प्लस 0 - 0, ठीक है, और फिर ये 0 - 0 करो या ना करो सेम ही बात है, यहाँ पे भी 0 - 0 करो ना करो सेम ही बात है। तो ये आ क्या गया, ये आ गया -5 आई कैप। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कहानी क्या है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर हम बेसिकली किस प्रकार से निकालते हैं। ओके, अब एक सवाल करते हैं बढ़िया। मैंने कहा समझना, अगर मैं ऐसा बोल दूं क्या कि सर पार्टिकल जो है ये x बराबर 0 पे था पहले, मैंने कहा हाँ सर x बराबर 0 पे था, फिर पार्टिकल गया x बराबर 10 पे। अच्छा, x बराबर 10 पे जब पार्टिकल गया तो फिर वो पीछे मुड़ गया, और पीछे मुड़ के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, ये वाला कोऑर्डिनेट मैं बोल रहा हूँ x बराबर 6 है। अच्छा, आप ये मत सोचना यहाँ पे कि सर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाले गैप का कोई मतलब नहीं है। बेसिकली है क्या कि वो इसी लाइन पे चला 10, और फिर पीछे मुड़ के इसी लाइन पे वापस आ गया। लेकिन क्योंकि अगर मैं यहीं पे एरो बना दूंगा पीछे की साइड भी, तो थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको आप इग्नोर मारना, आप ऐसा समझो इसी लाइन पे 10 गया, और इसी लाइन पे 10, इसी लाइन पे ये 6 पीछे आ गया। ठीक है, इसी लाइन की बात हो रही है। ये गैप 0 है,
ये गैप 0 के बराबर है, मतलब बिल्कुल गैप है ही नहीं, बट थोड़ा समझाने के लिए, चीजों को क्लियर रखने के लिए गैप रखा है मैंने कहा। तो यानी कि मुझे एक चीज समझ में आई कि सर पार्टिकल 10 आगे गया 6 पीछे गया, तो अगर मैं बोलूं डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस क्या था, सच्ची मुच्ची में कितना रास्ता ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे पहले 0 से 10 चला, ठीक है, और फिर पीछे की ओर 6 और चला। मैंने कहा हाँ, तो 10 + 6 = 16 चल गया। मैंने कहा बहुत शानदार, इतना तो क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मैंने कहा फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है, ये इस वाले पॉइंट पे, फाइनली वो इस वाले पॉइंट पे आया है ना, हाँ, तो ये है x बराबर 6 माइनस, शुरुआत में वो कहा था 0 पे था, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 6 का, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 6 का। ये चीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इनफैक्ट ये बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल चीज है और आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा एक और सवाल से समझते हैं। मान लो इस बार मैं ऐसा बोल दूं कि ये है पार्टिकल x बराबर 0 पे, ठीक है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे भी वही था, x बराबर 0 ही हमारा इनिशियल पॉइंट था। उसके बाद मैंने बोला पार्टिकल x बराबर 10 पे गया यहाँ पे, ठीक है, और फिर पार्टिकल पीछे आया और पार्टिकल यहाँ पे आ गया x बराबर -5, ये हो गई उसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, और सेकंड चीज बोलूं मेरे भाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 10 चला, और फिर समझना, अब समझना, बहुत प्यारा सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है, एक बार आप इसको ट्राई करो, करो, कर लिया, अब समझना। देखो पहले वो गया 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 10 चला, फिर वो 10 और वापस आया, गया गया आया 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 आया, तो समझना 10 गया 10 आया, तो 10 जाने में 10 आने में, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर वो पीछे की ओर 5 और चला, ठीक है, 5 और चला, क्यों, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन वेक्टर 5 है, ठीक है, समझ, वो ऐसे समझ कि वो इस लाइन पे 10 आगे गया, फिर इसी लाइन पे 10 वापस पीछे आया, और फिर पीछे की ओर -5 है ना, तो मतलब वो पीछे की ओर 5 और गया, तो ओवरऑल पीछे की ओर 5 और जाने का मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया डिस्टेंस 25। मैंने कहा हाँ यार, डिस्टेंस तो 25 हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलोगे फाइनल पोजीशन वेक्टर -5 है, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0 है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट तो साफ साफ दिख गया ना, -5, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया सवाल में, -5। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैंने ये एक्स एक्स से मेंशन कर दिया कि ये एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, तो -5 के साथ आप आई कैप भी लगा दो, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट में आई कैप लगा दो, तो डिस्टेंस में लगा दो। मैंने कहा ना 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 ना, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल लिखा है, सवाल है कि पार्टिकल ओरिजिन पे था यहाँ पे, ठीक है, ये 0,0 पे पार्टिकल ने ये वाली डिस्प्लेसमेंट कवर की है, ठीक है, और ये रहा पार्टिकल एक्स पे और वाई पे, ये पार्टिकल की पोजीशन है, यहाँ के कोऑर्डिनेट सब कुछ मैंने दे रखे हैं। मुझे बेसिकली इस सवाल को एनालाइज करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने, इस सवाल को मैं करा देता हूँ, इसके अगला सवाल आपसे कराऊंगा, ठीक है, तो आप एक बार गौर से समझो। मैंने कहा डिस्टेंस क्या होता है यार, डिस्टेंस होता है सर हकीकत में पार्टिकल कितना चला है। इस बार मुझे दिख रहा है कोऑर्डिनेट्स को देख के कि पार्टिकल एक्स और वाई दोनों में चला है। तो अब मैं एक चीज समझूंगा कि सर पार्टिकल जो है, ठीक है, क्या है पार्टिकल, एक्स में कितना चला है, एक्स में वो 4 चला है, एक्स में वो 4 चला है, मैंने कहा हाँ, प्लस वाई में कितना चला है, वाई में वो 3 चला है, तो 4 + 3 = 7। तो ये हो जाएगा मेरे भाई हमारा डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस होता क्या है, मैं जरा ग्रीन पेन ले लेता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस होता है पार्टिकल हकीकत में कितना चल रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि पार्टिकल जो है वो यहाँ था, फिर वो यहाँ पे आ गया, तो एक्स में चला 4, वाई में चला 3, तो ओवरऑल 4 + 3 7 चला, तो ये तो डिस्टेंस आ गया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो अब सबसे पहली बात, अगर डिस्प्लेसमेंट बोलूं कितना होगा, तो आप बोलोगे फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है सर, ये रही, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है सर, ये रही, है ना। फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब फाइनल कोऑर्डिनेट, इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब इनिशियल कोऑर्डिनेट, ठीक है। हालांकि ये भी बोलना उचित नहीं है, फाइनल पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं मैं वो बता देता हूँ। फाइनल कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए, इनिशियल पोजीशन वेक्टर के लिए इनिशियल कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए। अब आप बोलोगे क्या सर, 4 - 0, 4 - 0 आई कैप प्लस 3 - 0 वाई में से वाई माइनस करो, और शुरू में से पहला वाला, बाद वाला नहीं, बाद वाले में से पहला वाला, फाइनल वाले में से इनिशियल वाला, तो ओवरऑल ये जे कैप में आ जाएगा, तो 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, गौर से समझना, अगर मैं बोलूं यहाँ डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस सर, डिस्टेंस आ रहा है 5, सॉरी डिस्टेंस आ रहा है 7, डिस्टेंस 7 था। अगर मैं बोलूं यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है,
सर डिस्प्लेसमेंट तो ये आ रहा है 4 i प्लस 3j है ना, 4 प्लस 3j। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे आप ये मत बताओ, मुझे आप बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 5। कैसे? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका कर दो अंडर रूट, ओवरऑल ये हो जाएगा 25, 25 का हो जाएगा अंडर रूट 25 होता है 5। तो आप बोलोगे सर ये आ गया 5। मैंने कहा यार मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है हमारी, क्या कि सर जो डिस्टेंस है वो इस केस में डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। मतलब डिस्टेंस जो होता है, उसका डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, ये ऑलवेज बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है, या फिर बराबर भी हो सकता है। सर बराबर कब होगा? अगर दोनों पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है, यहां से स्ट्रेट लाइन मोशन किया तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। सेम कब होगा? जब दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। मतलब सर डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो ऑलवेज डिस्टेंस से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सर वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का छोटा वाला रास्ता, सबसे छोटा रास्ता वो होता है ना डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा एग्जैक्टली। अब सर मुझे एक चीज समझ में आ रही है, मैंने कहा क्या कि सर अगर वो सबसे छोटा रास्ता है तो वो सबसे छोटा रास्ता है। डिस्टेंस में तो आप कैसे भी जा सकते हो ना, उस पॉइंट से उस पॉइंट पे, इधर से उधर से, तुम्हारे घर मेरे घर कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो फिक्स है ना यार, एक छोटा रास्ता है उसी के थ्रू हमें मोशन करना है। ओके, इसका मतलब यहाँ डिस्टेंस हो गया 7, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5। और इन जनरल आपको ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि सर डिस्टेंस ना हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। बराबर तब होगा जब दोनों पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या बोला है, मान लो ये एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल। एक बंदा है ए, ठीक है, जो ए है, मैं शायद क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको, ऐसे ब्लैक से शो कर देता हूँ। ये जो ए वाला बंदा है वो इस वाले रास्ते को फॉलो कर रहा है और बी वाला सीधा जा रहा है। तो ए ने और बी ने कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है वो बताना है। 2 मिनट, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, और हाँ, तो आपको बताना है कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। एक बार आप खुद ट्राई करो इस सवाल को, तब बताना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। मैंने कहा डिस्टेंस देखो क्या है यार। अगर मैं बी की बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको गिवन कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन, या इन्फॉर्मेशन भी क्या गिवन करना है, ऐसे ही कर लो, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, मतलब मैं आपको डाटा वाटा के साथ भी दे सकता हूँ। मेरे पास जो सवाल है वो डाटा वाला है कि सर रेडियस जो है ना वो 2 है इसकी, ठीक है, 2 मीटर, तब बताओ। लेकिन यार उसमें मजा नहीं आएगा, असली मजा तो वेरिएबल में आएगा। आप ऐसे ही समझो। मैंने कहा डिस्टेंस कितना होगा आप ये बताओ। सर ए ने कितना चला, ठीक है, ए ने कितना चला और बी ने कितना चला, वो देखो बी तो सीधे गया है, तो बी अगर सीधे गया और अगर मैं बोल दूं ये एक सेमी सर्कल है, सर्कल का आधा, इसकी रेडियस अगर आर है तो बी तो सीधे गया है। तो अब हमें पता है आर और आर 2r, तो यानी कि बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 2r है। 2r क्यों? अरे सर आधा रेडियस हो जाएगा और ये तो डबल है ना, ये तो डायमीटर है। सेमी सर्कल मतलब एक सर्कल का आधा टुकड़ा, यानी कि उसमें ये वाली लेंथ तो डायमीटर होती है, और डायमीटर क्या होता है? 2r होता है। मैंने कहा हाँ। अच्छा एक बात समझना कि सर ए वाला बंदा हो चाहे बी वाला बंदा हो, सर डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला रास्ता ही आएगा ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यहाँ डायमीटर ही है ना। तो यानी कि अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की, तो दोनों ही 2r मूव कर रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों के केसेस में ही 2r हो जाएगा। हाँ, लेकिन सर ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? ए ने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये वाली डिस्टेंस। सर ये कैसे निकाले? मैंने कहा बहुत शानदार, बहुत इजी है। एक बात बता, पूरा सर्कल जो होता है उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। और ये क्योंकि एक सेमी सर्कल है तो ये उसका आधा है, तो यानी कि ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास πr। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, थोड़ी बहुत भी बुद्धि है, तो आपको ये सवाल 2 मिनट में समझ आ जाएगा। ठीक है, वरना फिर यार जाइए 8th 9th में पढ़िए, तब समझ में आएगा आपको। अरे मजाक कर रहा हूँ, समझ तो आ गया होगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने कुछ ग्राफ हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये ग्राफ देखिए, एनालाइज करिए और बताइए ये सारे ग्राफ पॉसिबल हैं या नहीं है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ, करिए एक बार ट्राई करो। तो आप क्या बोलोगे? सर फिर समझो, ये बोल कर रहा है विच ग्राफ इज पॉसिबल, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। पहला वाला ग्राफ तो पॉसिबल है या नहीं है? सर देखो, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव। अरे मेरे भाई ये तो पता है ना तुझे। क्या सर? ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हाँ ये चीज तो सर पता है। ये वाली जो एक्सिस होती है ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो कि प्लस में होगी, ये नेगेटिव होगी। ठीक है,
तो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, ये एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? तो आप इतना दिमाग मत लगाओ, आप सोचो ही मत, आप बस ये देख लो कि सर यहाँ तो डिस्टेंस टाइम के साथ घट रहा है। कैसे? देखियो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, डिस्टेंस तो कम हो रहा है, डिस्टेंस तो कम हो रहा है, तो डिस्टेंस तो कम हो ही नहीं सकता, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये वाला ग्राफ सर देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टाइम बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ही है। लेकिन हाँ, पांचवें सवाल में और छठे सवाल में कुछ पंगा है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस की जगह पोजीशन लिखा है, तो उसका कुछ मीनिंग है। अच्छा, ये वाला जरा देखना, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। देखो, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, पार्टिकल का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। फिर एक टाइम पे क्या हुआ, डिस्टेंस ऐसे कुछ कांस्टेंट यूनिफॉर्म सा हो गया। लेकिन हाँ, ये भी हमारा ग्राफ सही है। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस इंक्रीजिंग नेचर का होता है। बोले ठीक है। ये वाला ग्राफ सर देखो, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ टाइम है और यहाँ डिस्टेंस है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। मैंने कहा ये सर यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन मेरे भाई ये पॉसिबल नहीं है। सर क्यों? टाइम के साथ डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। मैंने कहा पॉसिबल क्यों नहीं है? तू पागल है क्या? डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। बोले हाँ, ये चीज नीचे है, मतलब डिस्टेंस नेगेटिव दिखा दी। बोले ठीक है। सर यहाँ पोजीशन है, मेरे भाई याद रखना, पोजीशन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। ये वाले ग्राफ की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, टाइम के साथ साथ जो पोजीशन है वो बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये भी पॉसिबल है। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है ना, देख ये वाले पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है ना यार। लेकिन इस वाले ग्राफ में क्या दिक्कत थी? ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ था, जब ऊपर अलग से पोजीशन मेंशन किया तो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस। यहाँ पे इतने अगर मैं पोर्शन को गौर से देखूं, तो यार ये मुझे समझ में आ रहा है यार, डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, और शुरुआत में तुम बता रहे हो डिस्टेंस नेगेटिव है, तो ये तो गलत बात होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। समझ आया होगा लाइक वाइक कर देना, देख लेना, बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स करना। बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आज के लिए इतना काफी है, बहुत डिटेल में समझाया है। फर्स्ट लेक्चर है, आज ही सब कुछ नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है, ज्यादा प्रेशर भी नहीं क्रिएट करेंगे। ओके ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय।